हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये हम लोग का थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट से रिलेटेड। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कुछ बेसिक टर्म्स हैं मेजरमेंट में जिसमें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बार बार हम लोग यूज करेंगे। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन डिस्कस करेंगे, क्या होता है, एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है और कैलकुलेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट, या आप कहिए कि मेजरमेंट में एरर को कैसे लिखते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। एक्यूरेसी को डिफाइन किया जाता है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन उसके कितना करीब है वो उसके एक्यूरेसी को बताता है। अगर कोई मेजर्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, हाईली एक्यूरेट है, तो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होगा, और जिसमें एक्यूरेसी कम है यानी वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर होगा। ऐसा कहा जाता है कि देयर इज़ नो मेजरमेंट विदाउट एनी एरर, बिना किसी एरर के कोई मेजरमेंट हो ही नहीं सकता है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। एरर को कम किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, पर उसको पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी जब भी मेजरमेंट की बात आएगी तो साथ साथ एरर जरूर होगा। इस बात को हम लोग आगे समझेंगे, जब टाइप्स ऑफ एरर समझेंगे, उसके कॉजेज डिस्कस करेंगे कि किस कारण से एरर हो रहा है। तो वहाँ आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एरर को कम तो किया जा सकता है पर पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स डिस्कस करते हैं तो फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। जब फिजिक्स को समझना होगा तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना होगा, और जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मेजरमेंट से डील करना ही है। और जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं और आपको एरर के बारे में या एक्यूरेसी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप मेजरमेंट को बहुत एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, या उसमें जो आने वाला एरर है उसको अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से समझेंगे, हर एक टर्म को हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से उसको डिस्कस किया जाए, और उसमें जो भी डाउट हो उसको क्लियर करें। दूसरा टर्म है प्रिसीजन। प्रिसीजन को हम लोग डिफाइन करते हैं, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन टू विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाई ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्रिसीजन। प्रिसीजन हम लोग कह रहे हैं वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जिसके साथ हम लोग किसी वैल्यू को मेजर करते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। ये बेसिकली जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करके वैल्यू बता रहा हो कितना प्रिसाइज है, यानी उसमें आप कह सकते हैं कि जो बहुत प्रिसाइज है उसको अगर हम लोग सही से सेट करें तो उसमें एरर होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। यानी एरर को अगर घटाना हो तो हम लोग बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या सपोज ट्रू वैल्यू ऑफ ए लेंथ इज 3.678 सेंटीमीटर। कोई एक लेंथ है जिसका ट्रू वैल्यू इतना है 3.678 सेंटीमीटर। इसको हम लोग दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट 1 जो है उस मेजर्स इट्स वैल्यू एज 3.5 सेंटीमीटर। इंस्ट्रूमेंट 1 जो है उसके वैल्यू को 3.5 सेंटीमीटर बताता है। इंस्ट्रूमेंट 2 मेजर्स इट्स वैल्यू एज 3.38 सेंटीमीटर। इंस्ट्रूमेंट 2 जो है वो इसके वैल्यू को बता रहा है कि 3.38 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इन दोनों की बात की जाए तो अगर दोनों का एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखा जाए तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन कैसे देखेंगे। पहले एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो एक्यूरेसी में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये कितना है, और इसका डिफरेंस देखेंगे। तो आप पाएंगे कि ये 3.5 जो है 3.6 के काफ़ी क्लोज है, और ये 3.38 जो है वो 3.6 से काफ़ी दूर है, यानी यहाँ पर डिफरेंस गैप ज़्यादा है। तो ये ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, इसलिए ये कम एक्यूरेट है और ये ज़्यादा एक्यूरेट है। इसको हम लोग कहेंगे मोर एक्यूरेट, और इसको लेस एक्यूरेट कहेंगे, वो कम एक्यूरेट है।
पर जब प्रिसीजन की बात आती है, यानी कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, तो प्रिसीजन के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप बार बार वैल्यू मेजर करते हैं, तो जो डिफरेंसेज आता है मेजर्ड वैल्यू में, किसमें कम आता है, जिसमें डिफरेंसेज कम आएगा हर मेजर्ड वैल्यू में। या फिर ऐसे इसको कह सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या है कि एक ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस रह जाता है वो एक्यूरेसी को बताता है। जो प्रिसीजन है वो ढेर सारा मेजरमेंट लेते हैं और हर मेजर्ड वैल्यू में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रिसीजन को बताता है। वो अगर आपस में बहुत कम गैप रखते हैं, कम दूरी पे सारे वैल्यू जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। और दूसरे तरीके से इसको देखिए, ये 3.5 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर आया है। अगर आप मेजर करेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर के गैप पे मेजरमेंट कर रहा है। ये 3.5 हो सकता है, 3.6 हो सकता है, 3.7 हो सकता है, बीच का वैल्यू ये नहीं बता सकता है। 3.5 और 3.6 के बीच की वैल्यू ये नहीं बता सकता, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है। यानी 0.1 सेंटीमीटर का अगर गैप पे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो ये 0.1 सेंटीमीटर के डिफरेंस को ही मेजर कर पाता है। तो ये 3.5 हो सकता है, 3.4 हो सकता था, 3.6 हो सकता था। तो जब दो वैल्यू हम लोग लेते हैं तो उनके बीच जो गैप है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। अब इसको अगर दोबारा मेजर करने के लिए कहा जाए तो 3.38 आया है, हो सकता है 3.37 आएगा, 3.39 आएगा, यही वैल्यू आ सकता है। तो जो आपस में वैल्यू को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये वाला वैल्यू जितने बार भी मेजरमेंट करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस दे सकता है। अगर एक मेजर्ड वैल्यू लिए और दूसरा लिए, दोनों सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो उनके बीच जो गैप होगा वो 0.01 सेंटीमीटर का ही होगा। और यहाँ पे अगर आप बार बार वैल्यू को मेजर करते हैं और वो चेंज हो रहा है तो ये 0.1 सेंटीमीटर का गैप हो सकता है। यानी 3.5 है, अगर कभी वैल्यू दूसरा आया, कोई दूसरा उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के लेंथ मेजर करते हैं, तो कोई 3.5 उसको देखा, किसी को 3.4 दिखाई दिया या 3.6 दिखाई दिया, तो 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो सकता है आपस में। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू नहीं देता है, पर ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी 0.01 सेंटीमीटर का ही गैप दिखाई देता है आपस में जितने मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। जो ज़्यादा प्रिसाइज है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ये भी हो सकता था कि ये 3.66 हो जाता है या 3.67 हो जाता है, तो ये प्रिसाइज भी ज़्यादा कहलाता है और एक्यूरेट भी ज़्यादा कहलाता है। तो ये जो एरर आ रहा है, इस दोनों में एरर को अगर मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू भी दे सकता है। तो इस केस में अगर सवाल पूछा जाए कि दोनों में कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है, और दोनों में ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, तो ये फर्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी आप यहाँ पे एक्यूरेसी समझ गए होंगे और प्रिसीजन समझ गए होंगे। प्रिसीजन का मतलब है कि कितना क्लोज वैल्यू का मेजरमेंट हो रहा है, मतलब छोटे से छोटे डिफरेंस को भी जो मेजर कर पा रहा है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। और जहाँ बहुत छोटा वैल्यू मेजरमेंट में नहीं आता है तो उसको हम लोग कम प्रिसाइज कहते हैं। तो ये प्रिसीजन का डेफिनेशन हो गया। एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करते हैं। प्रिसीजन के लिए ट्रू वैल्यू के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिसीजन के लिए आपस में ही जो मेजर्ड वैल्यू है उन्हीं को कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। इसको ऐसे ले लेते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं कि निशाना लगाते हैं तीर से। ये सेंटर पॉइंट है जिस पे निशाना लगाना है। तो कोई इस पे निशाना लगाया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे निशाना लगाता है वो, ठीक है। दूसरा कोई आदमी जो है वो यहाँ निशाना लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया। ये बार बार किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द लगा रहा है। तो आप देखेंगे इसका एवरेज वैल्यू देखेंगे तो सेंटर के बहुत क्लोज है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। ये सेंटर से बहुत दूर चला जा रहा है जब भी निशाना लगा रहा है, लेकिन जितने भी निशाना लगा रहे हैं वो आपस में क्या है, बहुत क्लोज है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा और ये एक्यूरेट कहलाएगा।
ये एक्यूरेट हो सकता था और प्रिसाइज भी हो सकता था अगर ये सभी तीर जाके सेंटर के आसपास लगते, तब हम लोग कहते हैं कि प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो ये दिमाग में बात नहीं रखना है कि जो प्रिसाइज होता है मेजरमेंट या जो वैल्यू प्रिसाइज है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है। जो प्रिसाइज हो एक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन प्रिसाइज होने के लिए एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। प्रिसीजन का मतलब है कि जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट जो मिलता है वो एक दूसरे से काफ़ी अग्री करता है, यानी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होता है, तब वो प्रिसाइज कहलाएगा। और अगर वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर मिलता है रिजल्ट, तो वो प्रिसाइज नहीं कहलाएगा। जब एक्यूरेसी डिस्कस करेंगे तो एक्यूरेसी को हम लोग जो मेन वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उससे कंपेयर करके देखते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू आया वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, वो उसका एक्यूरेसी बताता है। आप लोग समझ गए होंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। आइए अब हम लोग समझते हैं एरर क्या है। एरर को डिफाइन करते हैं, द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एरर। किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आता है, अनसर्टेनिटी कहने का मतलब है कि जो वैल्यू आना चाहिए था उससे जितना डिफरेंट वैल्यू आएगा वो उसका एरर कहलाएगा। एरर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एरर को हम लोग 2 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड करते हैं, या जितने तरह के एरर्स आपको मिल रहे हैं उसको आप 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। या तो वो सिस्टमैटिक एरर होगा या फिर रैंडम एरर होगा। कहीं कहीं पे इसके अलावा एक और एरर दिया जाता है, उसको हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। ये बहुत सावधानी जब रखी जाती है या मेजरमेंट के जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर है, उसको सही से फॉलो किया जाए तो ये ग्रॉस एरर आपको नहीं मिलता है। इसलिए इसको हम लोग कई जगहों पे स्टडी का पार्ट नहीं रखते हैं, या इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा एरर है, इसको हम लोग एक बड़े मिस्टेक के कारण ये एरर होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लंडर भी कहते हैं। क्रॉस एरर को ब्लंडर भी कहा जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं सिस्टमैटिक एरर्स क्या है। सिस्टमैटिक एरर्स जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, ये किसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है, एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, उसी को हम लोग सिस्टमैटिक कहते हैं। तो सबसे पहले इसको कहते हैं इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है मीन्स इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एरर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव एरर कब कहेंगे, जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि एरर पॉजिटिव आ रहा है। और मेजर्ड वैल्यू अगर एक्यूरेट वैल्यू से कम आ रहा है तो एरर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जो सिस्टमैटिक एरर है वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ऐसा नहीं हो रहा है, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट को हम लोग बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, और जो एरर सिस्टमैटिक एरर है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा, यानी मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा आपको एरर मिल रहा होगा, या फिर कम मिल रहा होगा, दोनों नहीं मिलेगा। फॉर ए गिवन सेटअप सिस्टमैटिक एरर मे बी एस्टिमेटेड एंड नेसेसरी करेक्शन कैन बी डन टू द मेजर्ड वैल्यू। जो सेटअप मेजरमेंट का है उस सेटअप के लिए या उस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें जो सिस्टमैटिक एरर आ रहा है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं, और एस्टिमेट करने के बाद कुछ करेक्शन हम लोग ले सकते हैं और उसको कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, आप सिस्टमैटिक एरर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरली कैसे होगा, इसके क्या क्या कारण है कि यहाँ पे दिया गया है। सम कॉमन सोर्स ऑफ दिस एरर आर, इससे हम लोग और इसको अच्छे से समझेंगे। पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। तो ये 3 कारण है जिससे सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। पर्सनल एरर क्या है, पर्सनल एरर है इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, केयरलेस ऑब्जर्वेशन या पैरेलक्स एरर, ये सब पर्सनल एरर हो सकते हैं। इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस का कहने का मतलब क्या है, जैसे क्या होता है कि आप देखे होंगे इसे वेट मेजर करने वाले में आजकल डिजिटल वाला आ गया, उसमें आपको डिजिटल में 0.988 kg ऐसे करके दिखाता है, पर जब आप सामान हटा लेते हैं तो उसमें इनिशियल रीडिंग जो है वो 0.0000 रहता है। पर कभी कभी सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 ग्राम पहले से है, तो जब आप कोई चीज़ मेजर करेंगे तो जितना वैल्यू है उससे 10 ग्राम वो ज़्यादा दिखाएगा। तो ये इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस के कारण है। या आप वोल्टमीटर
आमीटर की बात करते हैं जो वोल्टेज और करंट मेजर करता है, उसमें जब करंट फ्लो नहीं करता है तो कांटा बिल्कुल जीरो पे रहता है, और जैसे जैसे करंट फ्लो करता है वो कांटा आगे बढ़ता है। अगर आप इनिशियल सेटिंग जो है वो गड़बड़ रखे हैं, वो पहले से थोड़ा झुक गया हो, तो जब करंट फ्लो करेगा तो और ज़्यादा झुक जाएगा। तो इस तरह से ये जो इम्प्रॉपर सेटिंग के कारण एरर होता है, ये पर्सनल एरर की कैटेगरी में है, और इसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहेंगे, क्योंकि हमेशा या तो पॉजिटिव देगा, और अगर नेगेटिव की तरफ सेटिंग हो गया है तो हमेशा जो वैल्यू है उससे कम दिखाएगा। दूसरा है केयरलेस ऑब्जर्वेशन। केयरलेस ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब कभी भी हम लोग ऑब्जर्व करना होता है, कोई मेजर्ड वैल्यू है, उसको हम लोग दूर से देख करके वैल्यू जो है उसको पूरा एक्यूरेटली नहीं देखते हैं, तो इसके कारण भी ये सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई आदमी उस मेजरमेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है और सारे वैल्यू को नोट करता है, दूसरा पर्सन क्या करता है कि वो पूरा वैल्यू नहीं देखा है। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो एक दो, जैसे मास मेजर करना है, ठीक है, तो मास मेजर करना है। अब कई बार देखे होंगे कि किसी दुकान पे जब सामान खरीदने जाते हैं तो कोई दुकानदार जो है बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व करता है, 1-2 ग्राम भी कम ज़्यादा है तो सामान को उठा लेता है, ज़रा सा भी ज़्यादा नहीं देता है। पर वही कोई दूसरा दुकानदार है जो खूब मुनाफे का सोचता है, वो 1-1 ग्राम को भी ध्यान से देखता है और सही से मेजरमेंट करता है, तो उसके मेजर्ड वैल्यू में एरर आने के चांसेस कम है। तो ये केयरलेस ऑब्जर्वेशन के कारण एरर हो सकता है। दूसरा है पैरेलैक्स इफेक्ट। पैरेलैक्स इफेक्ट के बारे में आपको पहले भी बताए थे। कई बार मेजरमेंट क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर को देख करके मेजरमेंट करना होता है। तो आपको पॉइंटर वाली बात बताए थे कि पॉइंटर को सामने किसी लाइन से मैच कराना होता है, तो सामने जब लाइन से मैच करा के इसको दोनों आँख से देखेंगे तो ठीक एग्जैक्टली मैच करता हुआ दिखेगा, पर आप इसको किसी एक तरफ सर को ले जाएंगे तो उस लाइन से मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। ये जनरली कब होता है, जब हम लोग देखते हैं कि इस तरह का पॉइंटर है 0, 1, 2, 3 और ये बीच में पॉइंटर है, ये पॉइंटर एग्जैक्टली बोर्ड पे ना होकर के बोर्ड से थोड़ा बाहर है, तब आप इसको सर को इधर उधर हिला करके देखते हैं तो हो सकता है कि पॉइंटर कभी आपको 1 पे दिखाई दे, कभी 2 पे दिखाई दे। तो ये पैरेलैक्स एरर है। इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ता है कि जो पॉइंटर है उसके सीध में आपके नाक को रखना है और फिर देखना है कि पॉइंटर किस लाइन से मैच कर रहा है, और दोनों आँखों से देखना है। जिसका एक आँख खराब है उसके लिए पॉइंटर अपने आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह का जो पैरेलैक्स इफेक्ट के कारण जो एरर आता है वो पर्सनल एरर के केस में आता है, और इसको भी अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए तो ठीक किया जा सकता है। जिसको ठीक किया जा सकता है उसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। उसी तरह इंस्ट्रूमेंटल एरर है। कुछ एरर ऐसा है जो पर्सन के कारण नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है, जैसे जीरो एरर और ड्यू टू सम फॉल्ट और वन आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ही पहले से फॉल्टी है। या फिर जीरो एरर की बात करते हैं हम लोग। तो जीरो एरर क्या है, जैसे अभी भी बात कर रहे थे कि जो इनिशियल सेटिंग है वो अगर गड़बड़ है, मशीन का ही गड़बड़ है, या आप ऐसे कह सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कभी कभी आप देखेंगे तराजू में ही, तो ये इस तरह से डंडी पूरी तरह सीधा नहीं है, वो पहले से थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। अब वो जो झुका हुआ है उस पर थोड़ा सा जब आप सामान रखेंगे तब वो सीधा होता है। दुकानदार जनरली ऐसा करते हैं कि ये इस तरह से झुका हुआ है, इधर ही बटखरा रखते हैं, अब इसमें या इस तरफ बटखरा रख देते हैं। तो बटखरा आप 1 kg का रखे हैं, लेकिन इधर 1 kg का सामान नहीं लेगा, 1 kg से थोड़ा सा कम रख लेगा। क्यों? क्योंकि 10 ग्राम जब इसको रखेंगे तब ये सीधा होगा, 10 ग्राम जब इस तरफ रखेंगे तो 10 ग्राम का एरर शुरू से बना हुआ है इसमें। यानी आप जो भी इधर वेट रखते हैं, उसमें जो भी सामान रखते हैं उसमें 10 ग्राम ज़्यादा रखेंगे तब इधर वाले सामान के वो बराबर होगा, या जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से 10 घटा दीजिए तब उसका एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो ये जीरो एरर कहलाता है। और इसका कई एग्जाम्पल ले सकते हैं जीरो एरर का। जैसे बात करें हम लोग आमीटर का, ठीक है, ये जीरो करंट है। अब ये आमीटर की सुई जब करंट नहीं पास कर रही है तो ये जीरो से एकदम सटा लगा हुआ होना चाहिए, फिर 1 2 3 4 5 होना चाहिए इस तरह से। अब ये
घड़ी की सुई जो है, ये जो स्केल का जो सुई है उसको अगर शुरू में ही इधर घुमा दिया जाए, जब करंट नहीं तब इधर घूम गया, अब इसमें करंट जब आएगा तब ये दूसरे पोजीशन पे आएगा, लेकिन इसको ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट पास करने के बाद वहाँ पहुँचा है। यानी अगर ये 10 आया है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो एक्चुअल में ये 11 आया होगा। ये स्टार्टिंग में इसके में कुछ एरर था, उस एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर हमको पहले से पता है कि इसमें एक डिवीजन का पहले से एरर है, वो एक डिवीजन झुका हुआ है, या इसका जो नल पॉइंट है, 0 पॉइंट है, वो 0 से मैच नहीं कर रहा है, तब जो एरर आता है उसी को हम लोग 0 एरर कहते हैं। तो 0 एरर हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट के कारण, इंस्ट्रूमेंट में पहले से ऐसा सेटिंग हो, या कुछ फॉल्ट हो, वर्न आउट हो। जैसे 1 मीटर का आप स्केल यूज करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 1 मीटर का स्केल यूज करते हैं, ये हमको पता है कि 1 मीटर है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि ये घिस गया, घिस करके थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये स्केल जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा ना होकर के ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो अब इससे आप जब भी मेजरमेंट करेंगे तो आपको हमेशा मेजर्ड वैल्यू कम ही मिलेगा। तो आप अगर इससे 10 बार करते हैं मेजर, एक आप स्केल रखें 1 मीटर का, जनरली कपड़े की दुकान में देखेंगे कि वो मीटर ना रख करके एक रॉड रखते हैं, उसी रॉड से जल्दी जल्दी माप कर देते हैं। अगर वो रॉड घिस गया हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ कम वैल्यू मिलेगा। वो 5 मीटर मेजर करेगा, हो सकता है हर 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का मार्जिन हो, 2 सेंटीमीटर घिसा हुआ हो स्केल, तो आपको 5 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम कपड़ा मिल सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट के कारण है, इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। इसको दूर किया जा सकता है और हमेशा एक ही तरह का एरर बताएगा, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर, कभी कभी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स या प्रोसीजर जो है उसको सही से फॉलो नहीं किया जाता है, उसके कारण भी एरर आ जाता है। द प्रोसीजर नॉट फॉलोड, लाइक इफ बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन आर्म पिट बाई थर्मोमीटर, इट विल ऑलवेज गिव लेस वैल्यू। जैसे कि जब हम लोग किसी को फीवर आ जाता है तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो आप देखेंगे कि बहुत बार हम लोग आर्म पीट में मेजर करते हैं, कई बार माउथ में लगा करके मेजर किया जाता है। माउथ में जनरली कम रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि माउथ में उसको यूज करने से पहले उसको सही से सैनिटाइज करना होता है। तो अगर आप प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, माउथ में मेजर नहीं करेंगे, आर्म पीट में टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, तो आर्म पीट का जो टेम्परेचर होगा माउथ के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। तो जो एक्यूरेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, जो बॉडी टेम्परेचर का सही वैल्यू होना चाहिए, वो हम लोग को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोसीजर अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपको प्रोसीजर में इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ कि माउथ में मेजर करना है, कोई आर्म पीट में मेजर कर ले रहा है, तो इसको दूर किया जा सकता है। ये जो एरर है वो एक ही तरह का एरर होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और इसको दूर किया जा सकता है अगर आप टेक्निक्स को सही से फॉलो कर सकते हैं। तो जिस भी एरर को दूर किया जा सकता है उसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर के केस में रखते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर जैसा कि नाम है, रैंडम का मतलब ही होता है कि ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम रैंडम एरर है। रैंडम एरर को डिफाइन कर रहे हैं, अकर्स ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस इन दी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं जिस पे हमारा कोई, आप कह सकते हैं, कंट्रोल नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबली वेरी करता है। जैसे रूम का टेम्परेचर, वो मौसम के साथ घटता बढ़ता रहता है। आज कुछ मेजरमेंट किए, सेम मेजरमेंट कल किए, और अगर वो मेजरमेंट टेम्परेचर से वेरी करता है तो उसको हम लोग आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया टेम्परेचर, प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस, मैकेनिकल वाइब्रेशन एटसेट्रा। इसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसको इनपुट में देंगे तो इनपुट में हम लोग मान के चलते हैं कि उसको 220 वोल्ट दे रहे हैं, पर अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको इनपुट ही कम ज़्यादा मिल रहा है, तो उसका जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर गड़बड़ है, यानी जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को वो गड़बड़ है, तो आपको मेजर्ड वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगा। और जो इनपुट है वो आप देखेंगे कि फ्लक्चुएट करता रहता है, कांस्टेंट कभी भी वोल्टेज नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है।
तो ये कम ज़्यादा होता रहेगा, तो कभी आपको एरर पॉजिटिव मिलेगा, कभी नेगेटिव मिलेगा। उसी तरह प्रेशर है, किसी जगह का प्रेशर घटते बढ़ते रहता है, जो यहाँ पे एयर का प्रेशर होगा वो कम ज़्यादा हो रहा होगा। अगर कोई मेजरमेंट प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है तो आप उसमें जो हमेशा वेरी करने वाला एरर है उसको सही नहीं कर पाएंगे। उसी तरह टेम्परेचर पे अगर कोई मेजरमेंट डिपेंड कर रहा है, कोई बहुत सेंसिटिव मेजरमेंट है जिसमें टेम्परेचर से वो घट बढ़ सकता है, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, तो ऐसी चीज़ को जब आप मेजर करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ते घटते रहेगा। आप 10 बार मेजरमेंट करेंगे, 10 बार उसका लेंथ जो है अलग अलग आ सकता है। उसी तरह मैकेनिकल वाइब्रेशंस पे बहुत सारा मेजरमेंट डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि हर एक बॉडी या बॉडी का हर एक पार्ट हमेशा वाइब्रेशन में रहता है, तो उस वाइब्रेशन के कारण उसका जो शेप है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। जब एकदम कांस्टेंट नहीं है तो जब कभी भी हम लोग मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस मेजर करें तो वो मॉलिक्यूल शांत नहीं रहता, वाइब्रेट करता रहता है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है उसको हम लोग एग्जैक्ट कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई कारण है जो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता है, और ये जो कारण है वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब ये पॉजिटिव में एरर देगा या नेगेटिव में एरर देगा ये नहीं बताया जा सकता है। तब ऐसे केस में एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। और इस एरर को मिनिमाइज करने का बस एक ही तरीका है कि आप ढेर सारा मेजरमेंट लीजिए। कभी एरर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, और सबको ऐड करके उसका एवरेज वैल्यू ले लीजिए। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एरर है वो आपस में कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा करना होगा, यानी नंबर ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा लेना होगा। नंबर ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लेना होगा, तब आप इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। कह रहे रैंडम एरर्स जनरली फॉलोज द गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? गॉस जो थे वो एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने बहुत सारे केसेज में जहाँ सैंपल बहुत बड़ा है तो उसमें एवरेज वैल्यू लेने का बहुत सारा टेक्निक बताया है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहा जाता है, जैसे हम ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये इसका मान लेते हैं कि एरर है, 0 एरर है, और इधर पॉजिटिव में कुछ एरर है और दूसरी तरफ नेगेटिव में एरर है। तो हर मेजर्ड वैल्यू में आप देखेंगे ज़्यादातर मेजर्ड वैल्यू जो है बीच में आएगा, कुछ मेजर्ड वैल्यू होगा जो पॉजिटिव एरर रखता होगा और कुछ मेजर्ड वैल्यू जो है वो नेगेटिव एरर रखता होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इधर का डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरफ का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, तब हम लोग इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो रैंडम एरर्स जो है वो जनरली गॉस लॉ का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को फॉलो करता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों तरफ अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी कि अगर इधर 100 एक्सपेरिमेंट है जिसमें नेगेटिव एरर आ रहा है तो लगभग 100 एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें पॉजिटिव एरर आएगा। अगर ऐसा होता है तभी हम लोग कहेंगे कि गॉस लॉ के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। देयर इज इक्वली लाइकली टू हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एरर, इट कैन बी करेक्टेड ओनली बाई टेकिंग लार्ज ऑब्जर्वेशन एंड एवरेजिंग द रिजल्ट। कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि जितना पॉजिटिव एरर है उतना ही नेगेटिव एरर होगा, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेकर के उसका एवरेज करके ही इस एरर को कम किया जा सकता है। यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ये हाइट बता रहा है, यानी ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एक वैल्यू मान लेते हैं 100 है, तो 100 एक्सपेरिमेंट में 0 एरर आ रहा है। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये थोड़ा 90 हो गया, 90 एक्सपेरिमेंट में कुछ पॉजिटिव एरर आया है तो 90 एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव एरर भी आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितने एरर में पॉजिटिव, अब इसमें क्या होगा, ये जब एरिया ले लेंगे तो ये आपको टोटल पॉजिटिव एरर मिलेगा, और इधर वाला एरिया लेंगे तो ये आपको टोटल नेगेटिव एरर मिल जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो नेट एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर ये तब होगा जब आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं। जैसे आप 20 एक्सपेरिमेंट किया, 20 पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव वाला आप कर ही नहीं पाए, तब ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ढेर सारा ऑब्जर्वेशंस लेना है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना इस एरर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग एक और टाइप ऑफ एरर लेते हैं जिसको लिस्ट काउंट एरर कहेंगे।
लिस्ट काउंट एरर जो है इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो उसके रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, यानी वो छोटा से छोटा कितना वैल्यू मेजर कर सकता है, वही उसका लिस्ट काउंट एरर कहलाएगा। लिस्ट काउंट एरर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर्स बट विद इन ए लिमिटेड साइज। इसको रैंडम एरर कहेंगे पर एक लिमिटेड साइज के अंदर ही इसको रैंडम एरर कहेंगे, नहीं तो लिस्ट काउंट एरर सिस्टमैटिक एरर भी बन सकता है। इसीलिए लिस्ट काउंट एरर को हम लोग अलग रखे हैं, ना तो इसको हम सिस्टमैटिक एरर कह रहे हैं ना ही रैंडम एरर कह रहे हैं। अब इसमें दोनों चीज़ें को समझना है। लिस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस बात को समझने के लिए आपको समझना है रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, और विद इन ए लिमिटेड साइज इसको हम लोग रैंडम एरर क्यों कहते हैं। ये दो बात हम लोग को समझनी है यहाँ पे। तो इसको एक एग्जांपल से यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक एग्जांपल क्या ले रहे हैं, मान लीजिए एक बार है, इस बार का लेंथ लेना है। इसके लिए हम लोग इस तरह से स्केल यूज किए हैं। ये स्केल आपको दिख रहा होगा, ये 0 को 0 से ठीक मैच करा के रखे हैं। अब आप इसका लेंथ देखेंगे, ये सेंटीमीटर में है, ये स्केल जो है सेंटीमीटर में बता रहा है। 0 से 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर है, और बीच वाला जो है 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 भाग में डिवाइड किए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक एक मिलीमीटर को ये मेजर कर रहा है। तो मिलीमीटर की बात करेंगे जब ये, तो ये 10 मिलीमीटर हो गया, ये 20 मिलीमीटर हो गया, ये 30, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो ये जो लेंथ है वो 47 और 48 के बीच में है। तो इसको हम लोग 47 mm कह सकते हैं। पर ये 47 है, किसी ने इसको 47 लिख दिया, कोई इसको 48 mm लिख दिया। उसको लगा कि 48 mm के बहुत करीब है, किसी को लग सकता है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 47 या 48 में किसी के करीब दिख सकता है। किसी को 47 mm लग रहा है, किसी को 48 mm लग रहा है। अब दोनों में कौन एक्यूरेट है, किसी को एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं। दोनों में एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन के कारण। अगर ये और इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं और इसको और बारीक बारीक जो डिस्टेंस है उसको भी मेजर कर पाते हैं, यानी 1 mm को भी आप 10 भाग में यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ये 1 mm का जो गैप है उसको भी 10 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो 0.1 mm भी हम लोग मेजर कर सकते थे, 0.2, 0.3, 0.4। तब इसका जो मेजर्ड वैल्यू है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 47.6 mm। ऐसे अगर कोई लिखता है तो अब ये किसी को 47.6 दिखाई देता है, किसी को 47.6 ना दिखाई दे करके 7 दिखाई देता है, या 47.5 दिखाई देता है। 5, 6, 7 के बीच में कहीं होगा तभी 47.6 मान लिए हम लोग। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट एरर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर का होगा, mm का होगा। यहाँ पे लिस्ट काउंट एरर जो है वो 1 mm का होगा इन दोनों डेटा में। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसी इंस्ट्रूमेंट को और बारीक कर दे, इसको और रिजॉल्व कर दे, इसी को रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। ये जितना रिजॉल्व होगा, जितना बारीक वैल्यू को मेजर करेगा, उसमें लिस्ट काउंट एरर उतना कम होगा। एक बात तो यहाँ हम लोग समझ गए कि लिस्ट काउंट एरर होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। और जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर किया जा सकता है, जैसे इसमें 1 mm हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो इसमें एरर होने का चांस भी कितना है, 1 mm का। और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं लोग। इसी सीरीज में लास्ट में ये वर्नियर कैलिपर्स पे भी हमारा लेक्चर है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो जब वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग इस 1 mm को भी 10 भाग में डिवाइड करके मेजर कर सकते हैं, यानी कि 0.1 mm हम लोग सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो वैसे केस में लिस्ट काउंट एरर जो होगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होगा वो 0.1 mm कहलाएगा, और इस लिस्ट काउंट के कारण जो एरर होगा वो भी 0.1 mm ही होगा, प्लस माइनस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट काउंट
जितना छोटा होगा इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन उतना हाई होगा कहते हैं, और लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा लिस्ट काउंट एरर भी उतना छोटा होगा। अब दूसरी बात हम लोग को समझना है कि लिस्ट काउंट एरर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर बट विद इन ए लिमिटेड साइज। अगर साइज बहुत छोटा होगा तो ये रैंडम एरर कहलाएगा। जैसे ये सारे जो वैल्यूज हैं यहाँ पे जब आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये वाला वैल्यू है या ये वाला है या ये वाला है, एक्यूरेटली नहीं बता सकते हम लोग। कौन ज़्यादा एक्यूरेट है ये नहीं बता सकते, कौन सही कह रहा है। कोई 47.6 भी कह रहा है, इसको 47.7 भी कह रहा है, कोई 47.5 भी कह रहा है। तो जब जितना बार आप मेजरमेंट करेंगे कभी 47.6 से ज़्यादा आ रहा है, कभी 47.6 से कम आ रहा है, तो और जब इसको आप एवरेज करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू मिलने का चांस है। तो इसलिए इसको हम लोग रैंडम एरर कह रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव एरर भी दिखा रहा है और नेगेटिव एरर भी दिखा रहा है। पर ये जब वैल्यू बहुत बड़ा होगा, रेजोल्यूशन बड़ा होगा, रेजोल्यूशन कम होगा, रेजोल्यूशन बड़ा नहीं कह रहे हैं, रेजोल्यूशन कम होगा, लिस्ट काउंट छोटा होगा, सॉरी लिस्ट काउंट का जो वैल्यू है वो बड़ा है, 1 mm है, 1 सेंटीमीटर है, ये इतना बड़े साइज का लिस्ट काउंट है। तो यहाँ साफ साफ देख के कह सकते हैं कि 47 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 47 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा। अगर 48 सेंटीमीटर कोई कहेगा तो कहेगा कि उससे थोड़ा कम। यानी इसको आप कह सकते हैं कि जब 47 कोई बता रहा है तो वो साफ साफ बता सकता है कि इसमें जो वैल्यू है उससे थोड़ा कम बता रहा है, यानी इसमें प्लस एरर होगा, कुछ पॉजिटिव एरर होगा, यानी जो वैल्यू है इसमें कुछ हम लोग ऐड करेंगे तब जा करके ये एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगा। और यहाँ आप देखेंगे कि जब 48 बताएंगे तो आप कहेंगे कि 1.1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम इसमें एरर है। तो एरर जो है यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप जितने बार भी एक्सपेरिमेंट को कर लीजिए, 10 बार भी मेजर करेंगे तो 47 से थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखेगा, या 48 अगर आप लिख रहे हैं तो 48 से थोड़ा सा कम दिखेगा। तो आप हर बार बता सकते हैं, अगर 48 आप देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि 48 से थोड़ा कम है। अगर 47 आप बता रहे हैं तो हमेशा बता सकते हैं कि 47 से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें जो एरर है वो एक ही नेचर का बार बार है, तब ऐसे केस में हम लोग इसको रैंडम एरर नहीं कह सकते, इसको सिस्टमैटिक एरर के केस में ले लिया जाता है। तो जब ये साइज बहुत छोटा है, जो रेजोल्यूशन का साइज है वो छोटा है, तब हम लोग उसको रैंडम एरर में कंसीडर करते हैं। रेजोल्यूशन बहुत हाई नहीं है और बहुत छोटा लिस्ट काउंट नहीं है, तब वैसे केस में इसको हम लोग रैंडम एरर के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो लिस्ट काउंट को हम लोग, और जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा रेजोल्यूशन का है, ज़्यादा प्रिसाइज है, तब उसके कारण जो एरर आएगा वो रैंडम एरर ही कहलाएगा, जो लिस्ट काउंट एरर आएगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में लिस्ट काउंट को हम लोग रैंडम एरर के केस में ही रखते हैं। इसके अलावा हम लोग कह रहे थे कि एक और एरर है जिसको हम लोग ग्रॉस एरर या ब्लंडर्स कहते हैं। ग्रॉस एरर्स आर मिस्टेक्स दैट मेक द मेजरमेंट वेरी फार ऑफ द नोन और एक्सेप्टेड वैल्यू। जो नॉन वैल्यू है या जो एक्सेप्टेड वैल्यू है उससे बहुत दूर अगर मेजर्ड वैल्यू आ जाए तब उसको हम लोग ग्रॉस एरर या ब्लंडर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको टेनिस बॉल का वेट बताना है मेजर करके, और कोई टेनिस बॉल के जगह पे प्लास्टिक का बॉल ले आया, जहाँ टेनिस बॉल आपको ½ kg वेट देने वाला था वहीं पे वो 10 ग्राम वेट आ जाएगा। तो जब आप मेजर करके वैल्यू लाते हैं, ½ kg की जगह 10 ग्राम या 5 ग्राम मेजर करके वैल्यू बताते हैं, तो एक बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। टेनिस बॉल 10 ग्राम का कैसे हो सकता है? तो ऐसे कुछ बड़ा मिस्टेक हो जाएगा मेजरमेंट में, तब हम लोग उसको ग्रॉस एरर या ब्लंडर्स कहते हैं। अब देखिए मेजरमेंट में एरर को कैसे लिखते हैं। एरर इन मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर हम लोग कहेंगे। देखिए अब जब वैल्यू हम लोग को लिखना होता है तो उसके लिखने के अलग अलग वेज हैं, अलग अलग तरीका है। उसी के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको कौन सा एरर कहना है। एक तो हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कहते हैं एन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू होगा और जो मेजर्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वो भी एरर कहलाता है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जब एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए
आई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आईएथ एक्सपेरिमेंट, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कोई आईएथ एक्सपेरिमेंट है, उसमें मेजर्ड वैल्यू ए आई आया और ट्रू वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगा, ए नोट आया। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। अब इस मेजरमेंट को बार बार रिपीट करते हैं और उसमें कितना एरर आ सकता है मैक्सिमम, ये जानना चाहते हैं हम लोग, या जो एवरेज एरर क्या आता है मेजरमेंट में, किसी खास मेजरमेंट में, ये जानना चाहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हम लोग कई एक्सपेरिमेंट करके सबका एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, उसका फिर एवरेज ले लेते हैं। इसको हम लोग जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का एवरेज वैल्यू क्या होगा? आप n टाइम्स मेजरमेंट करते हैं या ए आई, ये अगर ए आई लेते हैं तो डेल्टा ए आई कहलाएगा, 1 लेते हैं तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, मतलब A1, A2, A3 ऐसे करके AN तक मेजरमेंट करते हैं। हर मेजरमेंट में ये डिफरेंस लेते हैं, उसको n से डिवाइड करते हैं। ये मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है, या इसी को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। यानी कि जब भी मेजरमेंट किया जाएगा तो जो एवरेज वैल्यू आ रहा है लगभग उतना का डेविएशन होगा, प्लस में या माइनस में, उतना कम या ज़्यादा वैल्यू हो सकता है। अब दूसरा क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि ये डेविएशन देख करके या जो एब्सोल्यूट एरर देख करके एरर कितना बड़ा है या कितना छोटा है इसका अंदाज़ा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या दो अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगहों पे हुआ है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो उसमें एरर किस में ज़्यादा है किस में कम है ये कंपेयर करना थोड़ा सा एब्सोल्यूट एरर से कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे आपको 10 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट मेजर करना है, उस 10 सेंटीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर का एरर आता है, यानी 10 की जगह आप 11 मेजर कर दिए तो 1 सेंटीमीटर एरर है। अब वहीं 1 मीटर कोई लेंथ मेजर करना है, उसमें 2 सेंटीमीटर का एरर आ गया, तो कौन सा एरर बड़ा होगा? 10 सेंटीमीटर में ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर का एरर है और 1 मीटर में वही एरर सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, तो कौन सा एरर बड़ा है? हम लोग कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर आउट ऑफ 10 है और 2 सेंटीमीटर आउट ऑफ 100 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर में है, यानी 100 सेंटीमीटर में है, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये 0.1 और ये 0.02 है। तो अगर फ्रैक्शनल एरर देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर का एरर बड़ा नहीं माना जाएगा, 10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का एरर बड़ा माना जाएगा। तो ये एरर जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कंपैरिजन में कितना है ये अगर तुलना करते हैं तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज एरर से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 10 में अगर 1 है तो 100 में कितना होगा, ये 100 में जैसे 2 है तो 100 में, इसमें जब आप 10 की जगह 11 मेजर कर दे रहे हैं तो आप 10 बार उसको मेजर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर मेजर होगा, तो 100 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तब दोनों में कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और किसका एरर कम है ये आपको पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर के जगह पे कुछ केसेज में फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनल एरर क्या है, जो एरर आया है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। परसेंटेज एरर क्या है, जो एरर आया है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं इंटू 100 करते हैं, ये परसेंटेज एरर कहलाएगा। अब ये जो ट्रू वैल्यू है, ये जो ट्रू वैल्यू है अगर दिया हुआ ना हो, पहले से नहीं मालूम हो, तो जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं सबका मेजर्ड वैल्यू लेते हैं डिवाइडेड बाई n कर देते हैं। यानी जब एवरेज वैल्यू लेते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसमें से एरर बहुत हद तक एलिमिनेट हो गया है और जो वैल्यू आएगा एवरेज वैल्यू उसको हम लोग ट्रू वैल्यू के आसपास मान लेते हैं। तो ए नोट अगर आपका नहीं दिया हुआ है तो आप एवरेज करके जो मेजर्ड वैल्यू है एवरेज करके ए नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये डेल्टा ए जो है वो एवरेज एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले सकते हैं। तो इस तरह से फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर हम लोग पता करते हैं। तो क्या क्या एरर हो सकता है वो डिस्कस किए हैं, आप एक बार हम लोग देख लेते हैं रिकैप में। एरर क्या है ये समझा, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी क्या है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए या मेजर्ड वैल्यू के लिए ये समझे। एरर को ब्रॉडली हम लोग 2 कैटेगरी में अगर सादा सावधानी रखा जाए तो या तो वो रैंडम एरर होगा या फिर सिस्टमैटिक एरर होगा। सिस्टमैटिक एरर में एरर हमेशा एक जैसा होता है, रैंडम एरर में एरर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है। रैंडम एरर को एवरेज लेकर के सही किया जा सकता है
और सिस्टमेटिक एरर में अगर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो उसका कॉज, एग्जैक्ट कॉज क्या है वो पता करके उसमें कुछ करेक्शन करके या जो वैल्यू आ रहा है उसी में कुछ घटा करके या बढ़ा करके उस एरर को ठीक किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एरर हैं। और मेजरमेंट में जब एरर को लिखना होगा तो एब्सोल्यूट एरर या फिर फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर हम लोग लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अब किसी कैलकुलेशंस में एरर का ध्यान कैसे रखते हैं ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे।